हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, डेली की बात ही हम लोगों का जो ये सेशन है आपका करंट अफेयर का है, यानी कि समसामयिक से जुड़ी जो भी घटनाएं होगी हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उससे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स आएंगे उनको जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर केवल आप करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी हमारा जिस भी पोर्शन में चला जाएगा, चाहे हिस्ट्री में चला जाए या आपका पॉलिटी में चला जाए या आपका जियोग्राफी में, कहीं पर भी जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वहां तक उसकी तह तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और वहां से कुछ प्रश्न जहां से वो स्टार्ट होता है वहां तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है, हाल ही में दूरदर्शन ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। सार्वजनिक प्रसारक के तौर पर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, अभी हाल ही में जो दूरदर्शन यानी कि जो डीडी है, कौन डीडी वाला जो अपना चैनल है दूरदर्शन, इसने क्या किया, इसने अभी हाल ही में अपना जो है स्थापना दिवस मनाया। और कब मनाया है? तो इसने अपना स्थापना दिवस 15 सितंबर को मनाया है। और यहाँ पर पूछा गया कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 15 सितंबर 1959 को की गई थी। कब? 15 सितंबर 1959 को की गई थी। आई बात समझ में? तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, 15 सितंबर को ही प्रत्येक वर्ष दूरदर्शन दिवस के रूप में मनाते हैं। या ऐसे भी आपका दूरदर्शन का जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? यह स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष के बाद 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। आप देखिए, इस बार जो 2020 में था, इसकी 61वीं वर्षगांठ थी। कौन? 61वीं वर्षगांठ थी। आई बात समझ में? तो इसकी 61वीं वर्षगांठ थी 2020 में। आई बात समझ में? अब देखिए, जो आपका दूरदर्शन है, दूरदर्शन के द्वारा क्या होता है कि जो भी आपके जैसे रामायण महाभारत, ये भी जितने आपके महाकाव्य जो है ये लोग, इनका प्रसारण किस पर होता है? तो आपका दूरदर्शन पर होता है। किस पर? दूरदर्शन पर। यानी कि जो भी लॉकडाउन में लोग घर पर थे वे लोग रामायण महाभारत सभी देखे, तो कहाँ देखे? इस पर देखे। आई बात समझ में? और रिकॉर्ड भी बना था आपका, महाभारत जो रामायण था इनको देखा भी अधिक गया था। तो इस कारण से ये सब कहाँ पर देखे? ये सब जो प्रसारण है ये सब कहाँ पर देखे जाते हैं? दूरदर्शन पर। दूरदर्शन जो चैनल है वहां पर देखे जाते हैं। देखिए, जो दूरदर्शन चैनल है यह कब स्टार्ट किया गया? तो आपने बताया कि इसकी स्थापना कब की गई? 15 सितंबर 1959 को। और यह इसका जो प्रसारण था, देखिए इसका प्रसारण से पहले हमने बताया कि इसकी स्थापना कब हुई? 15 सितंबर 1959 को। लेकिन उसी समय 1965 की बात है। कब की? 1965 की बात है। और 1965 में ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट किया गया था। तो ऑल इंडिया जो रेडियो है वह कब स्टार्ट किया गया था? 1965 में स्टार्ट किया गया था। और देखिए, यहाँ पर दूरदर्शन की बात करते हैं तो दूरदर्शन का पहला प्रसारण, जो दूरदर्शन का पहला प्रसारण था वह दिल्ली से किया गया था। कहाँ से किया गया था? इसका पहला प्रसारण दिल्ली से किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो 1965 में आया है, लेकिन जो दूरदर्शन है इसका पहला प्रसारण दिल्ली से किया गया था। कहाँ से किया गया था? दिल्ली से। लेकिन अगर आपके सामने यह प्रश्न आ जाए कि पूरे भारत में दूरदर्शन का प्रसारण कब किया गया, तो वह किया गया आपका 1982 में। कब? पूरे भारत में या राष्ट्रीय स्तर पर। किस स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका दूरदर्शन का प्रसारण है वह कब किया गया, तो 1982 में किया गया। और इसी समय पहले आप लोगों को पता भी होगा जो टीवी आपका जो भी आता था व्हाइट एंड ब्लैक, उसमें तस्वीर दिखाती थी, व्हाइट ब्लैक दिखाता था। और इसी समय वह क्या हो गया, वह आपका कलरफुल हो गया या रंगीन हो गया। कैसा हो गया? जो भी तस्वीरें आती थी वो सब कैसी कर दी गई? कलर या रंगीन कर दी गई। तो 1982 में यह पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हुआ था, या पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो प्रसारण था वह किया गया था। अब देखिए, वर्तमान में हमारी 90% जनसंख्या, जो हमारी 90% जनसंख्या वहां तक या वर्तमान में इसकी जो भी दूरदर्शन के जो भी कार्यक्रम है वे पहुंच जा रहे हैं। तो भारत की जो 90% आबादी है वहां तक दूरदर्शन के जो कार्यक्रम है वे पहुंच जा रहे हैं। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने किसे प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना? तो अभी हाल ही में
जो जापान है, जापान की एक पार्टी है जिसका नाम है सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसने किसे प्रधानमंत्री के रूप में चुना है? तो उनका नाम है योशिहिदे सुगा, यानी कि योशिहिदे सुगा को अभी हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो अभी हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो योशिहिदे सुगा बने। हमने आपको बताया था इन्होंने किनका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है शिंजो अबे का। किनका स्थान लिया है? शिंजो अबे का इन्होंने स्थान लिया। और हमने आपको यह बात बताई थी जो शिंजो अबे है इन्होंने क्या किया था जब इन्होंने संन्यास लिया था? हमने आपको बताया था जो शिंजो अबे है ये क्या थे? योशिहिदे सुगा के पहले यहाँ के जो जापान है, जापान के प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से, किन कारणों से? स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्या किया था? अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो वहां पर अभी हाल ही में इनकी इस्तीफा के बाद वहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा। अब देखिए ये क्या है? तो जो योशिहिदे सुगा है ये 71 वर्षीय है। कितने वर्षीय हैं? यानी कि 71 वर्ष की उम्र में ये क्या बने हैं? ये जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। और देखिए योशिहिदे सुगा जो है ये एक स्ट्रॉबेरी किसान है। क्या है? एक स्ट्रॉबेरी किसान है। तो ये बात आपको सोचनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी क्या है? किसान, मतलब एक किसान क्या बना है? एक किसान जापान के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का पद हासिल किया है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है योशिहिदे सुगा। तो अभी हाल ही में योशिहिदे सुगा ने, जो कि क्या है? जापान के एक स्ट्रॉबेरी किसान है, 71 वर्ष की उम्र में जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। किनके स्थान पर? शिंजो अबे के स्थान पर। हमने आपको बताया कि शिंजो अबे ने क्या किया था? स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इनसे एक बेहतरीन प्रश्न आपका यह बनेगा कि जापान के सबसे ज्यादा या सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का अधिकार शिंजो अबे के पास है। किनके पास है? सबसे अधिक दिनों तक या अधिक समय तक जापान का कोई प्रधानमंत्री रहा तो कोई है कौन? शिंजो अबे। अब देखिए जापान की बात आई, किसकी? जापान की। जापान के बारे में बताया कि इसके विद्यालय में जो प्रधानमंत्री कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा बने। किस पार्टी ने चुना है? सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुना। देखिए इसमें हुआ क्या कि इसमें टोटल 534 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि थे? 534 प्रतिनिधियों ने इसमें क्या किया था? प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। लेकिन 534 प्रतिनिधियों में से 377 जो प्रतिनिधि थे उनका वोट मिला किन्हें? उनका वोट मिला योशिहिदे सुगा को। तो टोटल इसमें 534 प्रतिनिधि भाग लिए थे, जिसमें से 377 प्रतिनिधियों का वोट किन्हें मिला? योशिहिदे सुगा को मिला। और इस प्रकार इस जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। अब देखिए जापान की बात आई है, किसकी बात आई है? जापान की। तो इसकी जो कैपिटल है वह क्या है? इसकी जो राजधानी है वह है टोक्यो। क्या है? टोक्यो इसकी राजधानी है। क्या? टोक्यो इसकी राजधानी। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जापान है, जापान के टोक्यो इसकी जो राजधानी है वहीं पर 2020 के ओलंपिक होने वाले थे। कौन होने वाले थे? 2020 के जो ओलंपिक हैं वो कहां पर होने वाले थे? वे टोक्यो में होने वाले थे, जो कि क्या कर दिए गए? टाल दिए गए। और कब होंगे? 2021 में होंगे। कब? 2021 में ये खेले जाएंगे। और जापान की जो मुद्रा है यानी कि जो इसकी करेंसी है वह क्या है? तो इसकी मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। क्या है? येन। अब देखिए जो जापान है अभी हाल ही में एक देश है आपका यूएई। कौन? यूएई एक देश है जिसने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था? होप मिशन रखा गया था। जिसका नाम क्या रखा गया था? होप मिशन। तो अभी हाल ही में जो यूएई है उसने क्या किया था? अपना जो होप मिशन लॉन्च किया था किसकी सहायता से किया था? जापान की सहायता से किया था। तो अभी हाल ही में जापान की सहायता से जो यूएई है इसने अपना पहला और अरब देश का पहला होप मिशन जो कि मंगल मिशन था उसको लॉन्च किया था। अब देखिए जापान की राजधानी येन हो गई। जापान के प्रधानमंत्री कौन हो गए? योशिहिदे सुगा हो गए। देखिए एक आपका द्वीप पड़ता है जिसका नाम है होन्शु द्वीप। कौन?
होन्शु द्वीप। अगर आपसे पूछ लिया जाए होन्शु द्वीप किस देश में स्थित है तो वह आपका जापान में स्थित है। कहां पर? जापान में स्थित है। एक आपका पूछा जाता है क्यूशु द्वीप। कौन? क्यूशु द्वीप कहां पर स्थित है तो यह भी आपका जापान में स्थित है। क्यूशु और होन्शु दोनों द्वीप कहां पर स्थित है? जापान में स्थित है। और एक और द्वीप होता है आपका शिकीक्यू द्वीप। कौन? शिकीक्यू द्वीप। यह भी कहां पर स्थित है? यह भी आपका जापान में स्थित है। और एक है आपका हेकड़े द्वीप। कौन? हेकड़े द्वीप। तो जापान के ये 4 द्वीप आपके प्रमुख हैं जो परीक्षा में एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी हाल ही में कई परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो जापान का एक होन्शु द्वीप है, एक क्यूशु द्वीप है और एक शिकीक्यू द्वीप है और एक कौन है? हेकड़े द्वीप है। ये सभी द्वीप कहां पर स्थित है? जापान में स्थित है। अब देखिए जापान को हम किन-किन नामों से जानते हैं। जो हमारा जापान है, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है या इसी को निप्पन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या इसी को निप्पन कहा जाता है। तो सूर्योदय के साथ साथ इसे निप्पन भी कहा जाता है। और देखिए इसे सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुकुमारों का देश भी जापान को ही कहा जाता है। तो जापान से आपके इतने प्रश्न बनते हैं तो इनको जानना आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जापान में एक आपका ज्वालामुखी भी है जिसका नाम है माउंट फ्यूजी। कौन? माउंट फ्यूजी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए माउंट फ्यूजी ज्वालामुखी कहां पर स्थित है तो यह एक आपका क्या है? वोल्केनो है यानी कि ज्वालामुखी है। और यह कहां पर स्थित है? यह जापान में स्थित है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो माउंट फ्यूजी है वह किस देश में स्थित है तो वह जापान में स्थित है। क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और अभी हाल ही में हमने आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया गया कि जो यूएस ओपन 2020 है उसमें जापान की नाओमी ओसाका ने, किसने? नाओमी ओसाका ने क्या किया है? उसको जो आपका महिला एकल का खिताब था उसको जीता है। तो 2020 का जो आपका अमेरिकन ओपन हुआ था उसका महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने जीता। और ये कहां की है? जापान की है। आइवा में और ओसाका शहर भी कहां पर स्थित है? जापान में स्थित है। तो इससे रिलेटेड जितने भी पैटर्न बनते थे वे आपको बता दिए गए और निश्चित ही क्या होगा आपके एग्जाम में यहां से हेल्प मिलने वाली है। तो इस प्रकार हम लोग बढ़ते हैं या जो क्वेश्चन है समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हाल ही में फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो अभी हाल ही में फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 105वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 105वां स्थान मिला है। देखिए कौन सी रिपोर्ट है? वह रिपोर्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। इस सूचकांक का नाम क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020। यह आपका 2020 में जारी किया गया और इस आंकड़े के मुताबिक इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 105वां स्थान दिया गया। तो अभी हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 105वां स्थान मिला है। अब देखिए जो यह आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है इसको जारी कौन करता है? तो यहाँ पर बताया गया कौन जारी करता है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट करता है। कौन? फ्रेजर इंस्टीट्यूट इसको क्या करता है? इसको जारी करता है। और देखिए फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट है यह इसने क्या करता है? यही आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। लेकिन यह है कहाँ का? किस देश का है यह इंस्टीट्यूट? तो यह आपका कनाडा का है। किसका है? कनाडा का। तो कनाडा का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। यही क्या करता है? यही आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। और अभी हाल ही में 2020 में भी जारी किया है जिसमें भारत को 105वां स्थान दिया गया। आप देखिए बात यहाँ पर किसकी है? ये कनाडा की। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं तब इस ये जो आपका सूचकांक है इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। कनाडा में एक शहर है, कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। क्या?
कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। तो आपको याद होना चाहिए कि मॉन्ट्रियल जो शहर है यहीं पर ओजोन परत संरक्षण के लिए ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ओजोन परत संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुआ था वह कहां पर आयोजित किया गया था, तो आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। यह जो सम्मेलन के जो यह संरक्षण सम्मेलन है इस पर संधि कहां पर हुई थी, आयोजन किया जाए या संधि हुई थी तो वह कहां पर हुई थी, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो संधि हुई थी वो कहां पर हुई थी, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी और मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। अब देखिए कनाडा की बात आई है तो विश्व में सबसे ज्यादा मतलब विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन, लंबी तट रेखा वाला देश आपका कौन है, तो वह भी उसका भी जवाब क्या होगा, कनाडा। तो कनाडा विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। लेकिन भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, तो वह गुजरात की है। किसकी, गुजरात की। तो भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, लेकिन विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश तो वह कौन है, वह कनाडा है। अब देखिए कनाडा से एक प्रश्न और आपका बनता है, कनाडा और अमेरिका के बीच, किसके बीच, कनाडा व यूएसए यानी कि अमेरिका के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। उसको हमने आपको बताया कि उस सीमा रेखा का नाम क्या है, तो उसका नाम है 49वीं समांतर रेखा। कौन, 49वीं समांतर रेखा। तो जो 49वीं समांतर रेखा जो कि क्या है, एक आपका इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, वह कहां पर स्थित है, तो वह कनाडा और यूएसए के बीच है। यानी कनाडा और अमेरिका के बीच कौन सी समांतर रेखा है, तो वह है 49वीं समांतर रेखा। तो कनाडा से इतने प्रश्न बन सकते थे जिनके बारे में हम लोगों ने जाना। अब देखिए जो ये इंस्टीट्यूट है इसने क्या किया है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में भारत को 105वां स्थान दिया गया है। अब देखिए भारत का जो 2020 में स्थान है वो कौन सा है, 105वां। ये 2020 का स्थान है, लेकिन पिछली बार भारत का स्थान क्या था, तो पिछली बार भारत का स्थान था 79 यानी कि 79वां स्थान था। कौन सा स्थान, 79वां स्थान था, जो कि अब कितना भारत खिसक चुका है, 26 स्थान भारत खिसक गया है। और इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है, तो इस लिस्ट में जो आपकी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट है इसमें पहले स्थान पर है हांगकांग। कौन, हांगकांग इसमें पहले स्थान पर है। और इसमें जो दूसरा स्थान मिला है वह आपका सिंगापुर को मिला है। किसको, सिंगापुर को दूसरा स्थान मिला है। तो पहला स्थान किसको मिला है, हांगकांग को, दूसरा स्थान सिंगापुर को। भारत को कौन सा स्थान मिला, 105वां। भारत को पिछली बार कितना मिला था, 79वां स्थान मिला था। इस बार कितने की गिरावट हुई है भारत के रेटिंग में, तो भारत 26 पायदान नीचे चला गया है। कहां पर, 26 पायदान नीचे चला गया है। अब देखिए यह जो रिपोर्ट है इसमें टोटल रैंकिंग थी कितनी, तो इसमें पूरी टोटल रैंकिंग थी 162। कितनी, 162, 162 इसमें टोटल रैंकिंग थी। और इसमें जो अंतिम देश आए हैं, जो ये आपकी 162 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी, इसमें अंतिम स्थान पर अफ्रीकी देश आए हैं। कौन, जो भी आपके अफ्रीकी देश हैं, अफ्रीकी देश वे क्या है, इसमें अंतिम देश पर आए हैं। जैसे आपका केन्या, कांगो, जिम्बाब्वे, इसमें होगा आपका कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान और वेनेजुएला। जो आपकी देश बताएंगे ये क्या है, वे अफ्रीकी देश हैं। और ये क्या है, इसमें जो रिपोर्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, जो यह सूचकांक है, इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में अंतिम पायदान पर है। मतलब ये लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। प्रथम स्थान पर हांगकांग, सिंगापुर, सेकंड स्थान पर, टोटल रैंकिंग 162। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भारत का स्थान, भारत का 105वां स्थान है। और यह प्रश्न आपका एग्जाम में छपने वाला है। मतलब इंडेक्स से आपका एक प्रश्न आता ही है और यह इसकी आने की
प्रबल संभावना है। अब देखिए यह जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में होता क्या है, तो इसमें व्यापार में कहां पर कितना खुलापन है, मतलब इसमें क्या होता है कि यह देखा जाता है कि किस देश में व्यापार के लिए कितना खुलापन है, कितनी आसानी से व्यापार किया जा सकता है। वहां उस आधार पर क्या होता है, उस आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है, यह सूचकांक आता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें यह देखा जाता है कि किस देश में कितनी व्यापार के लिए कितनी आसानी से आप व्यापार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितनी आसानी से व्यापार किया जा सकता है। तो आशा है यहाँ पर जो भी पॉइंट आप लोगों को बताए गए आप लोगों को समझ में आएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य से पायलट योजना के रूप में 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की। तो पायलट योजना के रूप में क्या किया गया है, 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की गई है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 5 स्टार गांव की शुरुआत की है, तो है आपका महाराष्ट्र। कौन, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है इसके सीएम इस समय वर्तमान में उद्धव ठाकरे है। कौन, उद्धव ठाकरे हैं। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक आपका योजना चलाई जिसका नाम क्या है, 5 स्टार गांव योजना। अब देखिए जो 5 स्टार गांव योजना है, यह स्टार्ट किसने किया, तो महाराष्ट्र सरकार ने, और उधर से किसने, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। देखिए जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया। मतलब जो 5 स्टार योजना है, गांव योजना है, यह कहां पर शुरू की गई है, महाराष्ट्र में। लेकिन किसके द्वारा की गई है, एक आपका डाक विभाग है जिसका नाम है भारतीय डाक विभाग। कौन, इसके जो राज्यपाल जो आपके मुख्यमंत्री है कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल कौन है, तो इसके जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कौन, भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। और देखिए जब आप किसी भी स्टेट लेवल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें या आपके राज्यपाल और जो या आपका राजधानी और जो आपका मुख्यमंत्री वाला पोर्शन, यहाँ से एक प्रश्न आने वाला है। किसी देश की राजधानी या देश की मुद्रा या देश के राष्ट्रपति, जो मतलब जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो क्लोज है, जिनसे हमारे संबंध है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलना। तो देखिए महाराष्ट्र में क्या किया गया है, महाराष्ट्र में जो भारतीय डाक विभाग है, किसने, भारतीय डाक विभाग ने क्या किया है, इसने एक योजना शुरू की है। भारतीय डाक विभाग ने एक योजना शुरू की है और उस योजना का नाम क्या है, 5 स्टार गांव योजना। क्या, 5 स्टार गांव योजना शुरू की गई। अब देखिए इसमें देखिए अभी हाल में क्या हुआ कि महाराष्ट्र में जो मराठाओं को, जितने भी मराठा थे उनको जो 16% का आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण पर जो मराठा को 16% आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दी है, रोक लगा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो मराठा थे जो कि महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, उनके 16% जो उनका आरक्षण था उस पर रोक लगा दिया गया। अब देखिए यह जो 5 स्टार गांव योजना है, इसको ये जो महाराष्ट्र के गांव है उनको हम 5 स्टार गांव कब कहेंगे, तो देखिए महाराष्ट्र में 5 योजनाएं होनी चाहिए। मतलब महाराष्ट्र का कोई भी ऐसा गांव होगा जहां पर ये 5 योजनाएं चलेंगी, वह आपका 5 स्टार गांव होगा। मतलब ये जो आपको 5 योजनाएं अभी बताई जाएंगी, 5 योजनाएं अभी बताई जाएंगी, ये योजनाएं जिस गांव में होंगी वह गांव आपका क्या कहलाएगा, वह गांव 5 स्टार गांव कहलाएगा। पहली योजना है बचत बैंक खाता। इसमें क्या होगा, बचत बैंक खाता। मतलब जो भी वहां के रहने वाले हैं उनके पास क्या होना चाहिए, बचत बैंक खाता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बचत बैंक खाता होना चाहिए। और वहां पर सुकन्या समृद्धि योजना, एक योजना है सुकन्या, जो भी छोटी लड़कियों से संबंधित है, सुकन्या समृद्धि योजना। तो यह भी योजना कहां पर होनी चाहिए, समृद्धि योजना। यह भी योजना महाराष्ट्र के जिस गांव में रहेगी उस गांव को क्या किया जाएगा, 5 योजना रहेंगी तब 5 स्टार गांव घोषित किया जाएगा। तो इसमें से 2 योजनाएं आप लोगों को बता दी गई, एक बचत बैंक खाता और एक सुकन्या समृद्धि योजना। और तीसरा है आपका भारतीय डाक पेमेंट बैंक खाता। तीसरा क्या है, भारतीय डाक पेमेंट बैंक खाता। क्या, पेमेंट बैंक खाता, यानी कि जो आपका एटीएम वगैरह होता है उससे रिलेटेड जो होगा आपका पेमेंट बैंक खाता होगा। एटीएम ऑफिस
जो होगा उससे रिलेटेड जो पेमेंट बैंक खाता होगा वो आपका होगा भारतीय डाक पेमेंट बैंक खाता। अब देखिए इसमें जो चौथी है वो है ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी। क्या? ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी। ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी, यह जो आपका ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी है, यह भी जो योजना है यह भी क्या होनी चाहिए, उस राज्य में होनी चाहिए। तो 4 योजनाएं हो गई। पांचवा है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये जो भी योजना है आप लोगों को बताई गई, अगर ये योजना महाराष्ट्र के जिस गांव में होंगी उस गांव को हम लोग क्या कहेंगे, उस गांव को कहेंगे 5 स्टार गांव। क्या कहेंगे? 5 स्टार गांव। तो महाराष्ट्र में यह स्टार्ट किया गया है 5 स्टार गांव योजना। कहां पर स्टार्ट की गई है? महाराष्ट्र में। किसने की है? भारतीय डाक विभाग ने किया। और उन योजनाओं के बारे में बताया गया तो कौन कौन योजना है। एक आया आपका बचत बैंक खाता, सुकन्या समृद्धि योजना जो कि छोटी लड़कियों से संबंधित है। एक है आपका भारतीय डाक पेमेंट बैंक खाता। अगला है ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी। और पांचवा है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये योजनाएं अगर महाराष्ट्र के किसी भी गांव में अगर चल रही होंगी ये पांचों एक साथ, तो उस गांव को 5 स्टार गांव कहा जाएगा। अब देखिए महाराष्ट्र के बारे में हमने आपको बता दिया, इसके जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे हैं और इसके वर्तमान में जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी है। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने महिलाओं के दयनीय स्थिति के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? तो उसका नाम है लाइबेरिया। कौन? लाइबेरिया। तो अभी हाल ही में अफ्रीका का एक देश है लाइबेरिया, जिसने क्या किया, जिसने महिलाओं के खिलाफ जो भी दयनीय स्थिति के कारण क्या किया, जो भी महिलाओं के खिलाफ बलात्कार वगैरह किए जाते हैं, अगर ये किए जाएंगे तो वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर उसे आपातकाल यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की तरह लिया जाएगा। तो अभी हाल ही में महिलाओं के खिलाफ या महिलाओं के दयनीय स्थिति के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने वाला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो उसका नाम है लाइबेरिया। तो देखिए राष्ट्रीय आपात के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा भारत के बारे में जो आपात है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत में 3 प्रकार के आपात पाए जाते हैं। एक आपका 352 होता है जो कि राष्ट्रीय आपात होता है। क्या? राष्ट्रीय आपात। तो भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 352। एक होता है आपका 356 राष्ट्रपति शासन, इसमें होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा घोषित किया जाता है? 356। और एक होता है आपका 360 वित्तीय आपात। क्या? वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 360 राष्ट्रीय आपात 352 और राष्ट्रपति शासन 356। भारत की बात हो रही है। अब देखिए जो भारत के संविधान में यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान में जो आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं किस देश से लिए गए हैं? तो वो किस देश से लिए गए हैं? वे जर्मनी से लिए गए। कहां से? जर्मनी से लिए गए। तो भारत में जो भी जो भी आपके आपातकालीन उपबंध है कहां से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए? जर्मनी से लिए गए। कभी कभी आपका यह प्रश्न पूछा जाता है और कई बार पूछा गया कि जो भारत में जो भारतीय संविधान में जो वित्तीय उपबंध है, जो आपके आपातकालीन उपबंध है, वे किस संविधान से लिए गए हैं? तो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, जिसको हम कहते हैं बीमर। जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया। तो जर्मनी के बीमर संविधान से लिए गए हैं। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लेगा कि भारतीय संविधान में जो आपके आपातकालीन उपबंध है किस देश से लिए गए? जर्मनी से।
लेकिन किस संविधान से लिए गए हैं? तो जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीमर संविधान कहा जाता है। तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में हमने बताया कि अफ्रीका का एक देश है जिसने क्या किया है, जिसने महिलाओं के खिलाफ जो भी आपके बलात्कार होंगे उनको क्या कर देगा, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देगा। और ऐसी श्रेणी में जो भी मतलब कार्य किए जाएंगे उनको क्या करेगा, वह राष्ट्रीय आपात की श्रेणी में रखेगा। और ऐसा कार्य किसने किया है? लाइबेरिया। तो देखिए लाइबेरिया की जो वर्तमान में राजधानी है वह है मोनेरोविया। कौन? मोनेरोविया। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका यह ऐसा करने वाला, देखिए ऐसा ऐसी सोच रखने वाला, यह आपकी जो यह कदम उठाया गया ऐसा सोचकर ये एक बेहतरीन कदम है। क्या है? यह एक अच्छा कदम है कि जिसमें क्या हो, अगर महिलाओं का शोषण हो तो क्या हो सके, उनके खिलाफ कुछ किया जा सके। और जो लाइबेरिया इसने घोषणा किया है कि क्या किया जाएगा, जब भी महिलाओं के खिलाफ ऐसे घिनौने कार्य किए जाएंगे तो राष्ट्रीय आपात के रूप में उसे लिया जाएगा और वहां पर राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाएगा। इसकी राजधानी मोनेरोविया है। कौन है? मोनेरोविया है। इसके वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वे हैं जार्जिया। कौन? जार्जिया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक फुटबॉलर है। क्या है? फुटबॉलर है। तो आपसे अगर यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि उस देश के राष्ट्रपति या चाहे उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो एक फुटबॉलर है। क्या है? जो एक फुटबॉलर है। तो उनका नाम क्या है? जार्जिया। क्या? जार्जिया। जो कि किस देश के राष्ट्रपति हैं? लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं। तो लाइबेरिया के राष्ट्रपति कौन है? जार्जिया। जो कि क्या है? एक फुटबॉलर है। और जो इसकी लाइबेरिया की राजधानी है वह है मोनेरोविया। कौन है? मोनेरोविया यहाँ की राजधानी है। अब देखिए यहाँ पर जो कदम उठाया गया है आपका कि आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा। यह कदम उठाया गया तो इसमें तीन बातों पर ध्यान दिया गया। तीन बातों पर ध्यान दिया गया। पहला कहा गया है एक राष्ट्रीय सेक्स अपराध रजिस्टर बनाया जाएगा। इसमें कहा है, इसमें कहा गया है पहला कि क्या होगा, एक राष्ट्रीय अपराध जो आपका होगा सेक्स रजिस्टर बनाया जाएगा। मतलब सेक्स क्राइम से जुड़ा जो जितने भी अपराध होते हैं उनका क्या किया जाएगा, एक रजिस्टर बनाया जाएगा। और उस रजिस्टर में यह आपका लिखा होगा कि कौन से जो अपराध है वह क्या करेंगे, वह बलात्कार की श्रेणी में आएंगे। आएगा समझ में? तो क्या किया जाएगा, एक रजिस्टर बनाया जाएगा। वह उसमें उस रजिस्टर में सेक्स क्राइम के बारे में लिखा होगा, सेक्स जो अपराध होते हैं उनके बारे में लिखा होगा। और उसमें यह बताया होगा कि कौन सा अपराध इसके श्रेणी में आ जाएगा। आई बात समझ में? तो पहली बात कौन से जिस पर जोर दिया गया है, तो बात है क्या किया जाएगा, एक सेक्स क्राइम रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि कौन सा अपराध इस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अब देखिए दूसरी बात इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा टास्क फोर्स बनाई जाएगी। क्या होगी, एक राष्ट्रीय सुरक्षा टास्क फोर्स बनाई जाएगी। क्या होगी, एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो क्या करेगी, ऐसे अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी या एक्शन लेगी। तो ऐसे जो भी अपराध हो रहे हैं उनके खिलाफ क्या किया गया है, उनको मतलब उनको क्या करने के लिए, उनको दबाने के लिए, चाहे उनको रोकने के लिए या उन पर नियंत्रण रखने के लिए एक फोर्स का गठन किया जाएगा जिसका नाम क्या होगा, राष्ट्रीय टास्क फोर्स। क्या होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा टास्क फोर्स। अगला है बलात्कार को राष्ट्रीय आपात की तरफ ट्रीट किया जाएगा। अगला पॉइंट इसमें क्या है, जो बलात्कार वगैरह होंगे इनको क्या किया जाएगा, इनको राष्ट्रीय आपात के रूप में लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय आपात के रूप में ट्रीट किया जाएगा या लिया जाएगा। तो अभी हाल ही में अफ्रीकी देश कौन सा है, लाइबेरिया है, जिसने क्या किया है, महिलाओं के दैनिक स्थिति के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी है। इसके बारे में आपको बता दिया गया, इसमें तीन चीजों पर बल दिया गया है। पहला होगा आपका एक ऐसा रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें सेक्स क्राइम दिए होंगे, मतलब कौन सा अपराध इसकी श्रेणी में आएगा यह बात वहां से निर्धारित की जाएगी। और इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो क्या करेगी, इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
और अगला पॉइंट तीसरा यह है कि इसमें क्या किया जाएगा, जो भी यह आपके अपराध हो रहे हैं इनको राष्ट्रीय आपात के रूप में ट्रीट किया जाएगा, राष्ट्रीय आपात के रूप में लिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अफ्रीका की बात आई है, तो अभी हाल ही में हमने आप लोगों को कुछ दिनों पहले बताया था कि अफ्रीका जो अफ्रीकी देश है, कौन सा देश था जो अफ्रीका का अंतिम देश था पोलियो मुक्त होने वाला, तो उसका नाम हमने आपको बताया था नाइजीरिया। कौन? नाइजीरिया। तो हमने आपको बताया था कि जो नाइजीरिया है यह अफ्रीका महाद्वीप का अंतिम देश है जो क्या हो गया, जो अभी हाल ही में पोलियो मुक्त हो गया है। क्या हो गया? पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। और किसके द्वारा घोषित किया गया? WHO के द्वारा घोषित कर दिया गया। लेकिन भारत 24 आपका जो भारत है वो 2014 में ही पोलियो मुक्त हो गया था। कब? भारत 2014 में हुआ था। लेकिन अफ्रीका इसी के साथ, देखिए हमने आपको बताया था कि जो अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश अंतिम कौन था जो पोलियो मुक्त हुआ था? नाइजीरिया। और जैसे ही ये मुक्त हुआ पूरा अफ्रीका महाद्वीप क्या हो गया? पोलियो मुक्त हो गया। मतलब पूरे अफ्रीका महाद्वीप में अब एक भी पोलियो के मरीज नहीं है। और जो आपका नाइजीरिया था इसमें अंतिम मरीज 2016 में मिला था। कब? 2016 में। और उसी के 4 वर्ष बाद यानी कि 2020 में क्या कर दिया गया? 2016 के बाद इसमें कोई नया मरीज नहीं आया। इस कारण से WHO ने कहा कि भैया 4 वर्ष हो चुके हैं और आपका जो नाइजीरिया यहाँ पर अब तक एक भी पोलियो के मरीज नहीं पाए गए, इस कारण से उसको क्या कर दिया गया? पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। तो आशा है यहाँ पर जो भी आप लोगों को बातें बताई गई समझ में आई होगी। अगर जो भी बातें बताई गई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।